So we move to privatization. So privatization is defined as the transfer of a function, activity or organization from the public sector to private sector. Simply कि किसी भी फंक्शन, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक सेक्टर से हम लेके जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दे देते हैं. इट इज प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन को मेजर कैसे करेंगे कि दिस इज प्राइवेटाइजेशन और नॉट, और व्हाट द डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन इट इज. तो इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं. जैसे फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट. Disinvestment is the sale of a part of equity holding held by the government in any public sector undertaking to private investor. सीधा सीधा डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे उसकी इक्विटी, जो उसकी शेयर होल्डिंग है कंपनी की. मान लेते हैं हम कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, जैसे हम BSNL लेते हैं. BSNL बनने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर ही जो हमारा ये टेलीफोन एक्सचेंज और ये पूरा सिस्टम था कम्युनिकेशन का आता. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसकी इक्विटी को सेल कर दिया. सेल करके कंपनी बना दी जिसको हम जानते हैं आज भी, भारत संचार निगम लिमिटेड. तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट. सेकेंड, पॉलिसी ऑफ नवरत्नास. The government had decided to give special treatment to some of the important profit-making PSUs. They were given the status of Navratnas. These Navratnas were granted financial and operational autonomy in the work for the companies. It means these are those PSUs which get some financial and operational autonomy from the government. मतलब कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने कुछ ऑटोनॉमी दी है कि वो कुछ लेवल तक अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजन ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल में हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे नवरत्नाज में ऑयल रिफाइनिंग जितनी भी कंपनीज हैं ऑयल रिफाइनिंग, वो जनरली सब आती हैं, जैसे HPCL, IOCL, BPCL. तो ये जो कंपनीज हैं ये जनरली जो है अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए इनको गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अप टू सर्टेन लिमिट. तो दे कैन डिसाइड देयर ओन. तो ये जो है नवरत्नाज की पॉलिसी बनाई हमने कुछ PSUs के लिए. इसमें नवरत्नाज में कौन कौन से PSU हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो in books there is a concept of Navratnas. At present we have various Maharatnas. Out of these companies many companies are moved to the Maharatna status. So अब जनरली जो कंपनीज हैं नवरत्ना में, वो आपकी जो बुक है NCERT, उसमें ये जो बुक नवरत्नाज है उसमें कंपनीज जो हैं दी हुई हैं, ये कंपनीज अब महारत्ना की कैटेगरी में हो गई हैं. तो और इसमें जो मिनी रत्ना थे वो कुछ महारत्ना में आ गए हैं. तो उसको हम भी चेक कर सकते हैं एक बार बुक के थ्रू, या जो लेटेस्ट जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू वो हम चेक कर सकते हैं. So this is about privatization. So we move to globalization. Globalization refers to growing economic interdependence among countries in the world with regard to the technology, capital, information, goods, services, etc. Reduction of trade barriers to permit free flow of goods and services across national frontiers. Creation of environment in which free flow of capital can take place. जनरली ग्लोबलाइजेशन का मतलब है द लिंकिंग ऑफ वेरियस वर्ल्ड इकोनॉमीज टू ईच अदर. मतलब उनका ग्लोबली होना, मतलब एक इकोनॉमी का ग्लोबली होना, मतलब उसका जो उसका जो लिंकेज है किसके, टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रेफरेंस में, कैपिटल के रेफरेंस में, इंफॉर्मेशन, गुड्स, सर्विसेज, उस सब के रेफरेंस में लिंकअप जनरेट होना चाहिए. मतलब कोई भी इकोनॉमी जो है वो ऐसी ना हो जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक ना हो. तो मतलब और ना ही कोई, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें जो बैरियर्स को हटाना, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसमें जो बैरियर्स हैं उसको
हटाना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो करना है। तो ये दिस इज द कंसेप्ट ओनली इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। At present there is no movement, no free movement of goods and services is there. So creation, और सेकंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैट, मतलब कैपिटल भी फ्री फ्लो करे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो दिस इज ए concept or condition which is developed by the world economies to link a economy to world economy for the better development of better economic development. So globalization. So the term globalization has four parameters. First, reduction of trade barriers to permit free flow of goods and service across national frontier. Reduction of trade barrier और to permit free flow. जैसे मैंने बताया कि अभी फ्री फ्लो तो है नहीं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में हमें करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द बैरियर्स टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ goods and service across national frontier. क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट विच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें कैपिटल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो कर पाए, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट टू अलाउ फ्री टेक्नोलॉजी अमंग द नेशनल स्टेट्स, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है टेक्नोलॉजी भी इजीली जो है फ्लो कर पाए। बट प्रैक्टिकली ये नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो सेल कर रहा है उसको अपने कंडीशंस में। जैसे अमेरिका जो सबसे बड़ी इकनॉमी है, और चाइना, दे हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड दे आर सेलिंग देयर टेक्नोलॉजी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, अब ये भी एक कंसेप्ट है कि ये भी होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट वी ऑल नो दैट if we want to go some other country we require some legal document like visa. So at present there is no free movement of labor will can is take place between different countries of the world. So by outsourcing we found a or we discover a new concept named as outsourcing. Generally, outsourcing mean obtaining goods and services by contract from outside source, मतलब हमें goods and services चाहिए लेकिन अपने कंट्री से नहीं चाहिए, किसी आउटसाइड सोर्स से चाहिए। और the main service which are being outsourced from India by developed countries are voice based business process known as BPO और कॉल सेंटर। कॉल सेंटर हम सब जानते हैं। बैंकिंग सर्विस, रेलवे इंक्वायरी, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग एक्सेट्रा। सो सिंपली बीपीओ सब जानते हैं हम। कॉल सेंटर्स क्या करते हैं कि डेवलप्ड नेशंस को ज़रूरत होती है कस्टमर केयर सपोर्ट की, बट वहाँ जो है लेबर रेट बहुत हायर है तो इस वजह से वो प्रोडक्शन का जो फेज़ है वो अपने पास रखती है, प्रोडक्शन उसी कंट्री में हो रहा है, बट जो कस्टमर सपोर्ट है वो ट्रांसफ़र कर देती है आउटसाइड। और जैसे हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे कंट्री को मिल जाते हैं, और जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो कस्टमर सपोर्ट देते हैं डेवलप्ड नेशंस को। एग्जाम्पल इसमें है जेनपैक्ट, एचसीएल, बीपीओ, विप्रो, बीपीओ आर सम टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफरिंग बीपीओ सर्विसेज इन इंडिया। जनरली बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, आपने भी सुना होगा। जेनपैक्ट, एचसीएल, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्स सर्विसेज को प्रोसेस करने वाले जो बिजनेस हैं उनको हम कहते हैं बीपीओ। सो आउटसोर्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इट जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू अवर यूथ एंड जनरेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। सो बीपीओ इज द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट which is derived out of globalization.
So India is a favorite outsource destination. The advantage that India has are India can prove a ready supply of skilled people at relatively lower price, as we discussed earlier. कि डेवलप्ड नेशंस में लेबर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया में जो है वो स्किल्ड लेबर रिलेटिवली लोअर प्राइसेस पे मिल जाता है। तो यहाँ एडवांटेज होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो जो कस्टमर सपोर्ट है वो कम जो है इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को दे पाए। इंडिया हैज़ एडवांटेज ऑफ टाइम डिफरेंस एज इट इज़ लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। सो इंडिया टाइम डिफरेंस का भी एडवांटेज है क्योंकि हमारी लोकेशन जो है वो अदर साइड है डेवलप्ड कंट्री से, तो इजीली जो है हम ये सर्विसेज जो हैं उनकी टाइमिंग्स पे हम उन्हें प्रोवाइड करा पाते हैं। सो मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट कर रही है ग्लोबलाइजेशन को? these are important for MCQs which are generally asked in your examination. Firstly, International Monetary Fund. IMF came into official existence on December 27, 1945. The year of establishment is important. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं हम। द वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ और द इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बोथ आर द सेम और बोथ विल मेक द वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज नॉट करेक्ट here, this is 1994, the answer is 1944, so please correct it. The establishment year of World Bank or International Bank of Reconstruction and Development is 1944, 1944, after World War II. Third, the World Trade Organization, WTO, which is formed on 1 January 1995. तो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं और जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसको ईजियर कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं इन प्रोसेस को। अचीवमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एलपीजी। अब एलपीजी पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं कि अचीवमेंट क्या हुआ, व्हाट वी गेट फ्रॉम द एलपीजी पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Rise in GDP growth. Since the introduction of economic reforms in 1991, country has shown rise in GDP growth rate. In 1991-92, growth rate of GDP was 1.3%. In ninth plan GDP grew at 5.5 and 10th plan at 7.2. तो आप पेज देख रहे हैं कहाँ 1.3 थे हम 1991-92 में, फिर नाइन्थ प्लान में हम 5.5 आए और 10th प्लान में 7.2 पे आ गए। तो ये जो चेंज है सिंपली इम्प्लाई कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है द इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑन ओवर दी आवर इकोनॉमी। सेकंड, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वर ओनली US $5.8 billion in 1991, only $5.8 billion, have shown a tremendous rise in US $295.5 billion in 12-13. This data is quite old. So at present we have 350 plus billion dollars in our foreign exchange reserve. Third, control inflation. The plus point of economic reform is that it has controlled inflation from 16.8 in 1991. You can assume that at that time we are facing inflation of 16.8. So ये मतलब कंज्यूमर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा उस फेज में, क्योंकि आप जितने भी लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो जनरली जो है वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 के बाद है, तो उन्होंने ये एरा देखा नहीं है। तो यू कैन अज्यूम दैट कि इन्फ्लेशन 16.8, वी आर अर्निंग लेस एंड the cost of things and goods and services is very high. अब 7.6 आ गया है 12-13 में, और इवन 14-15 के बाद नेगेटिव भी रेट चला काफ़ी टाइम। तो मतलब स्टिल इट इज़ कंट्रोल इन नेचर इन्फ्लेशन।
For the rise in integration with world economy, India is now much more integrated with the world economy, has benefited from this. Integration is integration in many ways. The outstanding succeed in IT and IT enabled services. ITS has shown that Indian skilled enterprises can do given given the right government. Can do given the right government. सो देख ही रहे हैं कि जनरली इससे क्या हुआ है कि हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेट हुई है ग्लोबलाइजेशन से, और ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे यहाँ जो आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज को हुआ है। इसमें बहुत जो है इवन 1991 से पहले जो हमारे सर्विसेज सेक्टर था वो मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर था जीडीपी में, बट इस समय बट एट प्रेजेंट टाइम इट इज़ increased by many times. So the इकोनॉमी को जो सर्विसेज हैं उसके एक्सपेंड होने से बहुत बेनिफिट हुआ है। आईटी सर्विसेज इंक्रीज हुई हमारी, और जिससे जो है जो इस सेक्टर के बूस्ट होने से बाकी सेक्टर्स को भी बेनिफिट मिला है। फिफ्थ, राइज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल बढ़ी है। एफडीआई वाज एट $33.0 बिलियन इन 11-12। जब ईज ऑफ डूइंग हम बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, अपने मार्केट्स को ओपन कर लिया, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए, लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया, तो नो रीज़न के जो है वर्ल्ड इकनॉमी जो है या वर्ल्ड कंपनीज जो है एमएनसीज हैं वो हमारे यहाँ नहीं आए। तो सारी कंपनीज आई और इस समय इन्वेस्ट कर रही हैं। Controlling fiscal deficit. Continuously increasing fiscal deficit has a serious problem in front of government. It was a high as 8.5 of GDP prior to 1991. Due to LPG policies, government receipt has been increased, lead to fall in fiscal deficit around 5% of GDP. So initially जो starting में हमने reasons discuss की थी, तो वहाँ हमने देखा था कि there is a balance of payment crisis. So our receipts are less and we are paying more to other countries as our import bill. अब इसकी एलपीजी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ होने से हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है। एक्सपोर्ट बूस्ट होने से वी गेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स। सो वी at present time we are decreasing our balance of payment deficit, जो 8.5 था उसको हम 5 तक ले आए, कम कर, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो गए। मतलब जो हमारी इनकम जो हम कम रिसीव कर रहे थे वर्ल्ड से वो इंक्रीज़ हुई है। बाकी इंपोर्ट्स भी हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, इंपोर्ट्स का पेमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है, बट बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट वी गेट मोर मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट ये जो हमने 91 के रिफॉर्म की बात की, इसके बाद हमें एक सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट करने हैं, जिससे कि जो बेनिफिट इससे हमें मिला था ये स्टक डाउन ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि तो जो बेनिफिट है, जो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट इनकम जो चल रहा है 1991 के रिफॉर्म से, वो कंटिन्यू चले, तो वी रिक्वायर्ड ए सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। सो करेक्टिव पॉलिसी फर्स्ट, इसमें क्या होना चाहिए? करेक्टिव पॉलिसीज टू फोकस ऑन स्मॉल मार्जिनल मिडिल एंड लार्ज फार्मर्स हु सफ़र फ्रॉम प्रोडक्टिव स्टेगनेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है इसकी कि वी कैन नॉट चेक दी एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर चेक नहीं। तो जो प्रोडक्टिविटी स्टेगनेशन, मतलब हम जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो एक जगह कांस्टेंट हो गई है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फोकस करना पड़ेगा हमारे पास। हमें मार्जिनल मिडिल और लार्ज फार्मर्स पे या एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, जिससे वी विल इंक्रीज अवर एग्रीकल्चर इनपुट और इनकम ऑफ द फार्मर्स। सो गवर्नमेंट ने, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2022 तक जो है फार्मर्स की इनकम डबल करने की। इसीलिए जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग दोज एट
those that can be provided by micro and small enterprises. So बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े सेटअप्स जो हैं, जो मेगा इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम होता है। तो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि जो माइक्रो और जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, कि ये जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो इस पे इम्फेसिस कर सकते हैं। इसी के लिए आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, जिससे कि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। थर्ड इज़ डेवलप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेस ऑफ एनी डेवलप इकनॉमी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग इन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वी हैव टू डेवलप इट। Fourth, to provide essential public services to the poor and to establish accountability of service providers. गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि प्रोवाइड करे वो एसेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। अगर राशनिंग की बात है तो राशनिंग प्रोवाइड मिले करे पुअर्स को, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। To expand vocational training institute not only in terms of number of person they train, but also in terms of number of different skill and trade they teach for meeting industrial requirement. To expand, so अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही हमें इंक्रीज करने हैं, बट नॉट इन नंबर ओनली बट इन क्वालिटी ऑल्सो, कि जो हम जितने जितने लोगों को हम ट्रेंड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी जो है इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके स्टैंडर्ड को मैच करती है। ये ना हो कि बस दे आर ओनली ट्रेंड बट दे आर नॉट, देयर स्टैंडर्ड इज नॉट मैचिंग टू द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। एंड सिक्स इज रिफॉर्मिंग लेबर लॉज। जो लेबर लॉज हैं हमारे यहाँ, जो उनको भी रिफॉर्म करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। 7. To reduce public debt and consequently the burden of interest and debt servicing charges. तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेप्ट है, जो कि लोग बोरोइंग कर रही है पब्लिक से, और जो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है इसका, ये भी गवर्नमेंट को डिक्रीज करना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट पेमेंट पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में लगाया जा सके। जनरली जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रिसीट्स कम होती हैं। फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम पब्लिक, सो दीज बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी ऑफ पेइंग इंटरेस्ट टू द पब्लिक। फॉर दिस गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में बहुत सारा पैसा पब्लिक को प्रोवाइड करती है, जो कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च किया जा सकता था। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, दिस इज that is to improve air quality, to have clean rivers, water bodies, to raise energy efficiency. This is the fundamental right of each and every citizen of our country. तो ये भी इंश्योर करना चाहिए विदाउट एनवायरमेंटल सेफ्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट है वो जो है हमारे ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉल्यूट कर रहे हैं और उसके साथ डेवलप कर रहे हैं तो सेम जो उसका जो हार्म इफेक्ट है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसको कैंसिल कर देगा। मतलब द पॉजिटिव आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कैंसिल आउट द पॉजिटिव इफेक्ट। तो हमारे हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल। So this is all about the LPG policies which are covered in chapter 3 of your curriculum.